लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जी के 3 साल हो गए हैं। कैसा रहा उनका यह अनुभव? क्या उन्होंने बदला और क्या नहीं बदल पाए जो वो बदलना चाहते थे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। बिरला साहब, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिरला साहब, आपने बहुत सारी चीजें की, हर एमपी को मौका दिया बोलने का, जो कि पहले बहुत कम होता था। काम बहुत होने लगा हाउस के भीतर, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आप नहीं कर पाए, जो करना चाहते थे। नहीं, ऐसी बहुत बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने भी संसदीय नियमों में, प्रक्रियाओं में, संसदीय कामकाज में, संसदीय कार्यालय के अंदर व्यापक परिवर्तन किए और बदलाव की संभावना है। निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सूचना प्रौद्योगिकी का ज़्यादा उपयोग हो गया है, तो हम उस नई टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कर किस तरीके से हमारे सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएं, उनकी क्षमता को बढ़ाएं, उनकी कार्यकुशलता को बेहतर कर सकें, ताकि वो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को इस संसद के माध्यम से पूरी कर सकें। संसद देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी मंदिर है, जहां पर देश का कानून बनाने का काम भी होता है, नीतियां निर्धारण होती है, देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है, ताकि हम देश के अंदर तमाम अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर भी एक सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकें। और इसके लिए संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे खुशी है कि इस 3 वर्ष के अंदर माननीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, चर्चा में उनकी सहभागिता, उच्च कोटि की उनकी चर्चा, मुद्दों पर उन तरीके का सकारात्मक सहयोग, कानून बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी, देर रात्रि तक बैठकर कानून बनाने में सहयोग, उससे एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। लेकिन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश की जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और बढ़े, और मेरा मानना है कि इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर कई पड़ाव देश की जनता ने देखे हैं और कई संसद की चर्चा, डिबेट, मुद्दे, कानून इस देश की संसद ने बनाए हैं। उन सबसे एक सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत सामाजिक आर्थिक बदलाव में दुनिया का सबसे अग्रिम देश हो, और ये हम सबको सामूहिकता से मिलकर करना होगा। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से करना है। बिरला साहब, आप सदन को लेके, हाउस में जो हंगामा होता रहता है, अनुशासन को लेके आप क्या नया कुछ कानून बनाने वाले हैं या कोई नए नियम बनाने वाले हैं? हालांकि नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन बार बार हंगामा होता रहता है, उसके बावजूद भी आप हाउस चलाते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाना है, लोगों की इश्यूज उठाने हैं उसके भीतर। तो कोई एक नई चीज आप कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपका जोर हमेशा अनुशासन पे रहा है, हाउस सुचारू रूप से चले, इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं आप। तो कोई ऐसी चीज जो और ज्यादा इफेक्टिव हो? अशोक जी, डेकोरम डिसिप्लिन, इसको लेकर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी और हमारे पूर्व अध्यक्ष बाल योगी जी के समय भी 2001 में सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, संसदीय मंत्री, माननीय उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री, सभी दल के नेताओं ने भी एक व्यापक चर्चा की थी। सभी दलों के नेताओं का यह मानना था कि चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सदन के अंदर डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए। उस समय भी उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, डेकोरम में कमी आ रही है, सदन की मर्यादाओं में कमी आ रही है, इसलिए उस समय भी उन्होंने चर्चा की थी। आज इस चर्चा की आपस आवश्यकता है। सभी दलों को अपने अपने दलों के अंदर एक आचार संहिता बनानी होगी। संसद चर्चा, संवाद का केंद्र है, जहां पर सहमति असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन संसद के माध्यम से ही हम सहमति, असहमति और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बहुत देश में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि डिसिप्लिन, डेकोरम के मामले के अंदर सभी दल अपनी आचार संहिता बनाएं,
पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जब शताब्दी वर्ष हुआ था, उस समय भी हमने राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की थी। और मुझे लगता है कि सभी दलों से चर्चा संवाद कर कर एक बेहतर परिणाम भविष्य में आए, इसके लिए हम व्यापक रूप से सभी दलों से चर्चा कर रहे हैं। बिरला साहब, सबसे ज्यादा किस नेता ने, किस सांसद ने आपको तंग किया, जिसको हैंडल करने में आपको दिक्कत आई हो अभी तक 3 सालों में? मुझे लगता है कि इस 3 साल में सभी दलों के नेताओं का, सभी मान्य सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला। और मैं सोचता हूं कि मैं किसी एक का नाम नहीं, मैं तो सभी दलों के लोगों का जिस तरीके के सहयोग मिला इस 3 वर्ष होने के अवसर पर, उन सभी दलों के नेताओं को, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के सदन के नेता और सभी दल के नेता, सभी मान्य सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहयोग से, उनकी सक्रिय भागीदारी से देश के लोकतंत्र, संसद के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा और बढ़ा है। मेरी अपेक्षा है कि देश की जनता का विश्वास, भरोसा बढ़ाने के लिए हमें संसदीय मर्यादाओं को और ऊपर उठाना है, सबको मिलकर काम करना है, ताकि हम देश की जनता के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें। पर किसी ने तो तंग किया होगा बिरला साहब, कई बार आप हाउस के भीतर बोलते हैं कि आपको बार बार मैं बोल चुका हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं, तो कोई तो होगा जिसको आप नहीं, ऐसा है कि कई मान्य सदस्यों की नेचर रहती है, तो उन मान्य सदस्यों को मुझे आग्रह करना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है कि मान्य सदस्यगण प्लीज डिसिप्लिन, डेकोरम बना के रखें। ये सदन आपका है, इसकी जितनी मर्यादा बना के रखोगे उतनी आपकी मर्यादा रहेगी। तो इस तरीके से चर्चा संवाद करने से सदन के अंदर कई बार गतिरोध भी समाप्त किया और मान्य सदस्यों ने शालीनता भी रखी। कभी आपको ऐसी परेशानी आती है, क्योंकि सत्ता पक्ष प्रचंड बहुमत के साथ है, उधर विपक्ष बहुत कम है, तो बैलेंस करने में कहीं आपको कभी परेशानी हुई? आपको लगा होगा कि सत्ता पक्ष हावी है और विपक्ष उतना अपने मुद्दे नहीं उठा पा रहा है? ऐसा नहीं है कि सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य और भाषण में संसद के प्रारंभ में कहा था कि जनमत के बहुमत के आधार पर हमें जनता ने सरकार बनाने का आदेश दिया है, लेकिन सदन के अंदर संख्या बल के आधार पर नहीं, सबकी सर्वमति से, सबके सहयोग से सदन चलना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि प्रतिपक्ष की जितनी भूमिका होती है, उस भूमिका को हम और महत्वपूर्ण भूमिका बनाएं। प्रतिपक्ष के अंदर जितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त, मजबूत होगा। इसलिए आपने देखा होगा, मैं प्रतिपक्ष के लोगों को भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर अपनी बात रखने के लिए समय समय सदन में देता हूं, ताकि देश की जनता का, सत्ता पक्ष का विचार भी आए, प्रतिपक्ष का विचार भी आए, सहमति, असहमति, पक्ष विपक्ष, ये देश के महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का हम ये मानते हैं कि जितनी प्रतिपक्ष सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। इसलिए प्रतिपक्ष की भूमिका भी लोकतंत्र में मजबूत होती है, जो समय समय पे सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करती है, ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का ध्यान डालने की कोशिश करती है, ताकि सरकार को निर्णय लेने में और उस दिशा को तय करने में प्रतिपक्ष की भूमिका भी मैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। लेकिन सर, विपक्ष फिर भी नाराज हो जाता है, वॉकआउट करता है, हंगामा करता है, बैल में आ जाता है। उनका यह कहना है कि सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, बिल को बिना बहस के पास करवा जाती है। हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उसको पूरा नहीं हो पाता। स्टैंडिंग कमेटी में सरकार बहुत से बिल भेजती ही नहीं है ताकि वहां पे विस्तृत तौर से चर्चा हो। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इस 3 वर्ष के अंदर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 वर्ष के अंदर पिछले जितने सत्रों की चर्चा करें, सबसे ज्यादा विधेयक पारित हुए और उन विधेयकों पे
सबसे ज्यादा आवंटित समय से दुगनी डेढ़ी चर्चा हुई और सबसे ज्यादा सक्रिय भागीदारी निभाई। मैं आंकड़ों के आधार पर भी दे सकता हूं आपको कि पिछले 14, 15, 16 के आंकड़े का 17 के 8वें सत्र के आंकड़े लें तो 1038 मान्य सदस्यों ने विधेयक में भागीदारी ली थी 2014 में। इस बार 2280 से ज्यादा मान्य सदस्यों ने भागीदारी की। इसी तरीके से विधेयक भी ज्यादा पारित हुए। देर रात तक बैठकर लोगों ने चर्चा की और मेरी भी प्रयास रहता है कि कानून बनाते समय अधिकतम लोगों के सुझाव, रचनात्मक सुझाव आए ताकि कानून बेहतर बने। कानून, कोई भी सरकार कानून बनाती है लोगों को कानूनी अधिकार देने के लिए, शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, न्यायपूर्ण शासन के लिए। इसलिए कानून बनाते समय जितनी व्यापक चर्चा होती है उतने ही बेहतर कानून बनते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई महत्वपूर्ण सुझाव सदन के माध्यम से कानून बनते समय आते हैं। जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम इसमें भी संशोधन करेंगे और रूल्स बनाते समय जो विषय आपने ध्यान में डाले उनको एकोमोडेट करेंगे। इसी का अगर दूसरा रूप देखें सर, कई बार जरूरी मुद्दों पे बहस हो रही होती है, डिबेट हो रही होती है, लेकिन सदन से सदस्य गायब रहते हैं, बैल बजा जाके लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कोरम पूरा करना पड़ता है। तो इन समस्याओं को कैसे एड्रेस करें? एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि बहस नहीं होती, बिल पास कर, धनाधन बिल पास कर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ हाउस के अंदर कोरम पूरा नहीं होता। तो कई जरूरी मुद्दों पर जब चर्चा हो रही होती है तो इनको कैसे एड्रेस करेंगे? कोरम के अभाव के कारण कभी सदन स्थगित नहीं हुआ, लेकिन संख्या कम होना हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं समय समय मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है संसद की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए। मुझे ये कहते हुए कहीं न कहीं हर्ष भी है कि कोविड काल के समय जब देश के अंदर वैश्विक कोविड चुनौती थी, दुनिया की अधिकतर संसदों ने वर्चुअल संसद चलाई थी, लेकिन उस चौथे सत्र के अंदर हमारे माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी सदन के अंदर निभाई, अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, उस सत्र के अंदर अभी तक, पहले से लेकर अभी तक 16 तक सबसे प्रोडक्टिव 167% प्रोडक्टिविटी रही। इसका तो देर रात तक बैठकर मान्य सदस्यों ने संवैधानिक दायित्वों में सक्रिय भागीदारी निभाई, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाई, अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कोविड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और हम प्रयास करेंगे कि सदन के अंदर माननीय सदस्य हर मुद्दों पर, हर चर्चा पर ज्यादा हिस्सेदारी लें और माननीय नए सदस्यों को भी पुराने सदस्यों के अनुभव का लाभ उठाएं। जितना सदन में माननीय सदस्य बैठेगा उतनी चर्चा के अंदर, चर्चा करते समय उसके ज्ञान अनुभव का लाभ उसको मिलेगा। एक सर, बार बार ये मांग उठती है, जब हंगामा होता है, हाउस नहीं चल पाता, कई कई दिन हाउस की कार्रवाई स्थगित रहती है, ये मांग उठती है कि नो वर्क नो पे, कि जब काम ही नहीं है तो इतना पैसा जाता है, तो उस पर आपको लगता है कुछ निर्णय होना चाहिए कि जब काम ही ना हो संसद के भीतर, हाउस ना चले, कोई बिजनेस ना हो, तो फिर किस बात की तनख्वाह? ये देश की जनता है जो हमेशा देखती है और काम करने वाले नेताओं पर विश्वास भरोसा व्यक्त करती है। संसद में भी उनकी ये अपेक्षा रहती है कि हमने जिन मान्य सदस्यों को चुनकर भेजा है वो मान्य सदस्य संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रखें। और मेरी भी यही अपेक्षा है कि सदन चर्चा संवाद के लिए है। किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, किसी मुद्दों पर आपके विचार, सरकार के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो विचारों की अभिव्यक्ति सदन में होगी। बहिष्कार, हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां, बेल में आना इस समस्या का समाधान नहीं है। ये बेहतर, अगर हम परिणाम लाना चाहते हैं तो संसद में चर्चा, संवाद, सक्रिय भागीदारी, हर मुद्दों पर अपनी बात को ठीक से रखना, इसके लिए समय समय पर हम सभी दल के
नेताओं से चर्चा संवाद करते रहते हैं। जब भी गतिरोध होता है तब उनसे ये अपेक्षा रहती है कि सदन चले और सदन में वो अपनी बात को गंभीरता से रखे। क्या इस दिशा में कभी सोचा जा सकता है नो वर्क नो पे? ये देश की जनता की अपेक्षा है और पिछली बार जब कभी सदन नहीं चलता है तो निश्चित रूप से देश की जनता व्यथित होती है, दुखी होती है। और मैं कह सकता हूं इस 3 साल के अंदर 8 सत्रों के अंदर 106% प्रोडक्टिविटी रही। तय समय से ज्यादा माननीय सदस्यों ने काम किया। इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा, संसद के प्रति भी जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा। जब देश की जनता ने देखा कि देर रात्रि तक माननीय सदस्य बैठकर चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं तो ये एक विश्वास भरोसा बढ़ाता है संस्थाओं के प्रति। इसके लिए आपका मानना और जनता का मानना है कि जब संसद में हमने चुनकर भेजा है तो बिना वर्क के वेतन भत्ते नहीं मिलना चाहिए। ये समय समय पर जनता हमसे भी चर्चा करती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं प्रपाटियों में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और उस संसदीय परंपराओं को निभाएं। एक और सवाल उठता है बिरला साहब कि लोग अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, हाउस के अंदर घुसते ही नहीं है, सदन में आते ही नहीं है और बाहर से अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। ये भी जनता हमेशा सुनती है और पढ़ती है और सवाल उठाती है, तो इसको लेके भी आपको लगता है कुछ चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है? देखो, देश की जनता सब देखती है। वो अपने जनप्रतिनिधि जिसको चुनकर भेजती है उसकी संसद की गतिविधियों के अंदर, संसद की कार्रवाई के अंदर कितनी उनकी हिस्सेदारी रही, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया, कितना कानून बनाते समय उनकी भागीदारी निभाई। इसलिए सभी मान्य सदस्यों का ऑडिट करना देश की जनता ठीक से जानती है और समय समय पर मूल्यांकन करती भी है, हिसाब कर देती है उनका। वो उस समय जिस विषयों को लेकर भेजा है, मुझे अपेक्षा है कि सभी मान्य सदस्य जनता ने जिस अपेक्षाओं के साथ भेजा है उस अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें। सर, नई बिल्डिंग भी लगभग बन चुकी है, तो कब से शुरू होगा वहां पे सत्र और नया क्या है उस बिल्डिंग में जो पुरानी में नहीं है? ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की एक झलक है। ये संसद भवन हमारी 21वीं सदी की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन होगा और मुझे आशा है कि इस 2022 के अंदर हम जब विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा, तब संसद का नया सत्र इस नए भवन में चले और मुझे आशा है कि नई टेक्नोलॉजी, नई सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग बनाया है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर बनाया है, जिससे हमारे संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, हमारे संसद के कर्मचारियों की कार्यकुशलता बनेगी। टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करेंगे उतना ही हम कागज को बचाएंगे और डिजिटलीकरण के साथ संपूर्ण जानकारियां भी माननीय सदस्यों को बेहतर मिलेगी ताकि उनका चर्चा संवाद का स्तर भी इस नए भवन से बढ़ेगा। सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि पुरानी बिल्डिंग का क्या होगा, क्या म्यूजियम बना दिया जाएगा, क्या उपयोगिता उसकी रहेगी? ये भी लोगों के जहन में सवाल आता है। पुराना भवन इसी परिसर का एक हिस्सा है और पुराने भवन में हमारी आज़ादी की हमने गाथा यहाँ लिखी है, संविधान निर्माण यहाँ पे हुआ है, इसका भी हमारा ऐतिहासिक महत्व है और नई बिल्डिंग का भी हमारा महत्व है कि जहाँ पर हमारी समृद्धशाली गौरवशाली परंपराओं को हम पुराने भवन नए भवन में झलकेगा, वहीं हमारे आने वाले भविष्य, सुनहरे भविष्य की संस्कृति भी नए भवन में झलकेगी। देश की जनता भी चाहती थी कि आज़ादी के बाद हमारी सरकार के द्वारा नया संसद भवन बने और इस अपेक्षा को पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शिलान्यास किया था तब तय किया था कि 2 वर्ष के अंदर इस भवन का निर्माण हो। आज उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कम समय में, कम लागत में ये भवन का निर्माण हो रहा है। अब 2-3 सवाल कुछ हटके हैं बिरला साहब।
आपने कभी सोचा था कि आप 2 बार के सांसद लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे और इतने बड़े बड़े यहाँ नेता, कई 7 बार के 8 बार के सांसद भी यहाँ पे हैं, उनके बीच से निकल के आपको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा? हम इस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमने सामाजिक राजनीतिक यात्रा शुरू की। जनता ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, नेतृत्व और सभी दलों ने मिलकर ये दायित्व दिया है। ये जिम्मेदारी बड़ी है, बड़ी अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ इस दायित्व को मुझे दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि इस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें, उनके विश्वास भरोसे को कायम रखें। ये बात सही है कि सामान्य रूप से यहाँ पर बहुत पुराने अनुभवी सांसदों को स्पीकर बनाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है, कोशिश की है उसको निभाने की, बाकी देश की जनता मूल्यांकन करती। बिरला साहब, कभी मौका मिला दोबारा तो क्या स्पीकर बनना चाहेंगे? हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो भी दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं। हम एक सेवक के रूप में आए, जनसेवक के रूप में आए, तो हमारी कोशिश रहती है कि वो जनसेवक बने रहें, जहां भी सेवा करने का दायित्व मिलेगा उसको निभाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपका आइडियल कौन है अक्रॉस द पार्टी लाइन? किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं आप? देखिए कि जब राजनीतिक दल के अंदर आए थे, जब उसकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनके नेताओं का समर्पण आज भी मुझे अच्छा लगता है कि उसी समर्पण और सेवा के साथ हमारा नेतृत्व देश को नई दिशा दे रहा है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत एक समृद्धशील, विकसित, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हम सब मिलकर किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग रहता है, उनका मार्गदर्शन रहता है। आज भी मार्गदर्शन रहता है और भविष्य में उन सबका मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बिरला साहब। ये थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, जिन्होंने जोर दिया इस बात पे कि सदन के भीतर डिसिप्लिन और डेकोरम बना रहना चाहिए, और हमेशा से उनका इस बात पे जोर रहा है, और चर्चा होनी चाहिए तमाम मुद्दों के ऊपर, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाए जा सके। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।